वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदी। तो आइए चले मिलते हैं आज कुछ ऐसे डॉक्टर्स से जो हमें बताएंगे कि शादी की तैयारियों में सिर्फ खूबसूरती को नहीं देखना, शादी के जोड़े को नहीं देखना, ये नहीं देखना कि वेन्यू क्या होगा, ये भी नहीं देखना कि डांस कितने गानों पे होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की है वो ये है कि आपकी सेहत जो है वो क्या कह रही है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं कि जिसमें आपकी सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है आपकी आने वाली लाइफ के लिए भी। और चूंकि यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि फैमिली बेस की एक नई नस्ल, बच्चे आ रहे होते हैं दुनिया में, तो उनकी ज़िंदगी और एक पूरे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे ये वाली तैयारी ज़रूर की जाए, जिसके बारे में आज हम बात करने लगे। और बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर हारिस सुल्तान, जो कि इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर आयज़ा जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं। दोनों का ताल्लुक़ मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। और ये इतना अच्छा टॉपिक है ना कि मैं कहती हूँ कि हमें तो इसके बारे में एक कैंपेन करनी चाहिए कि, और मुझे तो लगता है कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए इसके बारे में कि कुछ टेस्ट, कुछ चीज़ें लाजमी हो जाएं। जितनी तेज़ी से हम एक बीमार कौम बनते जा रहे हैं, डायबिटीज़ में हम नंबर 1, किडनीज़ और लिवर डिजीज़ में हम जो है पेंडेमिक एंडेमिक की सिचुएशन से 2-4, और बहुत सारे और ऐसी थैलेसीमिया वगैरह 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 है ना। मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में हमें बताएं कि क्या तैयारी है शादी से पहले करने की। डॉक्टर अच्छा, जैसे आपने बात किया कि शादी के ऊपर तो इंसान बड़ा एक्साइटेड होता है कि जिन जिन चीज़ों का आपने पॉइंट किया कि इसके बारे में सोचता है, बट दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों में जो हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, दैट्स थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बच्चों को उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देती है, उनकी एक ज़िंदगी आप ना एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं रहती, उसके ऊपर आपको बहुत सी चीज़ें, आपको बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। और इसके साथ सिर्फ बच्चा अफेक्ट नहीं है, उनके माँ बाप भी इस तकलीफ़ से गुजरते हैं। और जो दूसरा सबसे जो मसला है इस मुल्क में, हम लोगों का कोई भी ये नहीं चाहता कि उसको ये कहा जाए कि वो बीमार है। कोई भी ये सोचना नहीं चाहेगा कि मैं बीमार हूँ, कुछ सुनना भी नहीं चाहेगा। बट द थिंग इज़, इसको प्रिवेंशन कैसे कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में कॉमन है कज़न मैरिजेस। ये लोगों को एहसास नहीं होता कि हमें इसके साथ हमने कज़न्स, जो फैमिली एक आपकी ट्री चल रहा है, उसके अंदर आप अगर कज़न मैरिजेस करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ जो आती हैं वो थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज़ और दूसरी खून की बीमारी और फर्दर ग्रोथ रिटार्डेशन और डायबिटीज़। अब विद टाइम हमारे जेनेटिक म्यूटेशंस आ रही हैं, जेनेटिक चीज़ें बदल रही हैं, तो उसके ऊपर आपकी काफ़ी डिजीज़ेज़ जो हैं वो फिर आपकी बच्चों में आप देखते हैं उसको साथ साथ, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन साथ साथ आई साइट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अगर फैमिली में है। फिर उसके बाद डायबिटीज़, उसके बाद क्या कहते हैं उनके ग्रोथ रिटार्डेशन, इन जैसी चीज़ों के। तो सबसे पहले तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप कज़न मैरिजेस को प्लीज़ इसको स्टॉप करें। एटलीस्ट आप इसको दूसरी फैमिलीज़ में डाइवर्सिटी को क्रिएट करें। और जो हमारे पाकिस्तान में एक आप कह सकते हैं टैबू सा कह सकते हैं कि हमने इन फैमिलीज़ में, इन सेक्स में और इन लोगों में मतलब इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि हम इसमें नहीं करते, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम कज़न मैरिज। दूसरा ये है कि शादी से पहले आपके कुछ टेस्ट हैं, जिसमें अगर आप थैलेसीमिया ट्रेट के टेस्ट करा लें, जो कि खून के टेस्ट हैं, बेसिक टेस्ट हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये कैरियर हैं और नॉट। इसके अलावा आपके बेसिक इन्फेक्शियस डिजीज़ के टेस्ट, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और दीगर जिसमें सिफिलिस और फर्दर आपकी कैटेगरीज हैं, जिसमें आप उसको टेस्टिंग करके आप एटलीस्ट, अगर आप बच्चों तक की तो बात नहीं है, आप एटलीस्ट फीमेल और मेल जो दोनों आपके पार्टनर्स हैं आप उनको सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो टेस्टों का बता रहे हैं डॉक्टर साहब, बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा हो जाएगा। शादी के खर्चे में मेरा ख्याल है कोई 1,00,000-1.25 लाख रुपया तो सिर्फ जो है टेस्टों का ऐड हो जाएगा। दैट इज़ अगेन इशू, हर कोई नहीं करवा सकेगा। तो फिर अब इसके लिए क्या तजवीज़ करते हैं आप? अच्छा, इसके लिए जो है ना बेसिक स्क्रीनिंग, क्योंकि ये हमारे यही बात है कि हम लोगों को ना एक गलत गाइड किया हुआ कि टेस्ट बहुत महंगे हो गए, टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके। ऐसे नहीं है। जो बेसिक का मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीनिंग के टेस्ट जो हैं, जिसमें हेपेटाइटिस B, C और थैलेसीमिया, वो अंडर आप बट एक बजट क्योंकि ये आपने वन टाइम कराना है कि 15-20 15 से 20 हज़ार के उसके अंदर आपकी रेंज कर रहे हैं। और ये अगर गवर्नमेंट सेटअप में ये बहुत लेस कॉस्ट है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो हाँ, वहाँ थोड़े से उनके हर हॉस्पिटल के अपने डिफरेंट रेट। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर करेंगे तो वो आपको काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ते में पड़ता है। और हमारे यहाँ कुछ काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स भी हैं जो इसके अंदर मेडिकल कैंपेन्स हैं जो इनको इन चीज़ों के बारे अवेयरनेस दे रही हैं, ताकि आप
इन चीज़ों को आप स्क्रीनिंग कराएं और उसके बाद आप क्या कहते हैं इन चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको सही। पता होगा कि हाँ ठीक है ये है, इसका इलाज पहले अगर मेल में है वो इशू तो उसका इलाज कर दें, फीमेल अगर कैरियर है तो उसका आप ट्रीटमेंट दे के आप एक सक्सेसफुल, ताकि आगे जो आने वाली नस्ल है वो इस चीज़ को फेस ना करे और एक इसके साथ एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आपके साथ एसोसिएटेड है वो हम इसको कम कर सकते हैं इसका। बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा-सा डॉक्टर आइज़ा, टैबूज़ की बात हुई ना, माइंडसेट की बात। लड़कियों की शादी के वक़्त उम्र पूछी जाए तो कोई लड़की जो है 23-24 से ऊपर की नहीं होती। वो इससे ऊपर जाती ही नहीं है। तो बस अभी थोड़ी देर अरसा हुआ है, ग्रेजुएशन किया है, लड़की की उम्र कितनी है? 23 साल, 24 साल। बाद में पता चलता है कि वो नहीं था। और लड़के की इनकम, कि उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। जी। सो हम तो हर बात पे तो हमने गलत बयानी करनी है। अब मुझे ये बताइए कि उसके साथ विल वी बी रेडी, ये जो एक माइंडसेट चैलेंज है कि यार आपको ट्रांसपेरेंसी अपनी दिखानी पड़ेगी कि फिट एंड हेल्दी इन एवरी एस्पेक्ट टू बी मैरिड। मैं तो सोचती हूँ कि साइकोलॉजिकल एक टेस्ट भी होना चाहिए। बहुत सारी नफ्सियाती भी ऐसे मसले हैं लोगों के अंदर जो हमने देखा भी है, टॉर्चर करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं ताकि वो इवेल्युएट हो जाएं। जी जी। लेकिन अगर ये सब कुछ होने लग पड़ा, आई थिंक 50% लोगों की तो शादी नहीं होगी। और ये वो खौफ है जिसकी वजह से हर कोई जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहता। जी, आई कैन अंडरस्टैंड। पहले तो आपने जो बोला कि लाइक एज का बहुत इशू है गर्ल्स का, जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत इशू बनाते हैं कि लड़की मतलब बड़ी नहीं होनी चाहिए, 23 24 की होनी चाहिए। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आई गेस गलत है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और फिर दूसरा, ये जो टेस्ट की बात हो रही है, आई गेस कि इसके ऊपर हमें अवेयरनेस कैंपेन्स और मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। कि मुझे लगता है कि बाद में जो आपकी मैरिज में इतने प्रॉब्लम्स आएंगे और उस वजह से इवन लोगों की डाइवोर्स होती है, बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं, इतनी ज़्यादा ट्रॉमा होता है और लाइक मैरिजेस ख़त्म हो जाती हैं, तो उससे बेटर यही है कि आप पहले प्रिकॉशन ले लें। उसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स, एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए, आप वो करा सकते हैं। अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों को कि मतलब आप इस सब को रोक सकते हैं, मैरिजेस को डिस्ट्रॉय होने से। क्योंकि मोस्टली हमने यही देखा है कि बाद में फिर बच्चे एबनॉर्मल हो रहे होते हैं तो मैरिजेस में बहुत इश्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे डॉक्टर आयज़ा आपने खुद पॉइंट आउट किया, मेडिकल साइंस अब ये प्रूव कर चुकी है कि ख़ातून की लेट एज मैरिज 30 ऑनवर्ड्स क्रिएट प्रॉब्लम्स, बिकॉज डाउन सिंड्रोम से लेकर देयर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स जो कि बच्चों में पास ऑन होते हैं, जिसमें डायबिटीज़ भी, माँ की हाइपरटेंशन भी, जो कि 30 साल से ऊपर के बाद की प्रेगनेंसीज में होता है। इट्स मेडिकली प्रूवन। सो एक मेडिकली प्रूवन एक बात है, हम उसको क्यों चैलेंज करने के लिए तुले हुए हैं? अगर कोई बंदा ये इंसिस्ट कर रहा है कि लड़की की उम्र मैरिजेबल एज की होनी चाहिए कि 25-30 मैक्सिमम 25-27 तक शादी हो जाए ताकि बच्चे हो जाएं। आजकल की लड़कियां जो हैं वो चूँकि करियर ओरिएंटेड है, तो वो दोनों चीज़ें, दे वांट द मदरहुड एज वेल एज द करियर। नो, यू मे बी यू हैव टू, नेचर ने एक चीज़ इस तरह से किया। इसके बारे में क्या कहेंगे, बीइंग ए डॉक्टर? बिकॉज मुझे पता है आप लोग भी पढ़ के जो है आई कैन अंडरस्टैंड पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स ये इसके लिए आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी आनी चाहिए। हाँ। बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप होल लाइफ अपनी करियर को भी नहीं दे सकते और अपनी मैरिज के लिए आप अपने करियर को छोड़ भी नहीं सकते। तो आई गेस के पहले तो लाइक बीइंग अ वुमेन माई सेल्फ, तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों को अगर आप बैलेंस लेकर चलते हैं और अपने माइंडसेट को भी ऐसे रखते हैं कि लाइक आप दोनों को साथ लेके जा रहे हैं, और उसमें आपकी मैरिज में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना आपका करियर होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी मैरिजेस को भी बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और करियर भी बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम कि आप इजीली कर सकते। अब यही बात अगर मैं आपकी तरफ लेके आऊँ डॉक्टर हारिस, आपको नहीं लगता कि एज सोसाइटी हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि एक जो हेल्दी जनरेशन के लिए जो एक अब जब हमें पता है कि 30 साल से ज़्यादा उम्र होगी खातून की, या 35 वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बट 30 इज़ द कट ऑफ टाइम कि जिसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वाई वी आर नॉट इंसिस्टिंग कि यार आपने शादी करनी है और फैमिली बेस में जाना है, एटलीस्ट ये एज लिमिट जो है इसके बारे में ट्रुथफुल रहें। आप 30 के हैं तो आप 29 के हैं, तो आप ये ना कहें कि हम 25 के हैं या हम 24 के हैं। आप कहें कि आप 29 और 30 के हैं, दूसरा बंदा उसे एक्सेप्ट करता है तो फाइन। और इसके बाद इससे जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस भी बताएं। क्योंकि अब जैसे आपने बात की कि एज के बारे में, अब ये है कि हम सोसाइटी एज ए सोसाइटी, कोई भी आप अगर 29-30 के एक मेल को या फीमेल को आप उनकी शादी है, तो द थिंग इज़ कि लोग
जैसा हमारे पाकिस्तान में ये है कि कॉन्सेप्ट है कि बहुत उम्र हो गई है, बहुत उम्र हो गई है, तो इससे लोग डर के एज को कम करता है। दूसरा जो आपने बताया कि फीमेल्स में ये कॉम्प्लीट राइट, ये दिस इज़ 100% ट्रू, बट द थिंग इज़ कि ये एक लेवल से साथ चलता है कि लेवल ऑफ इंसिडेंस इतना 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 विद द गाइडलाइंस के आपके अगर आप 30 to 33 के बीच में तो इंसिडेंस इतना है, इतना इतना, बट द थिंग इज़ इट्स नॉट कि आपके अंदर ये चीज़ आएगी। तो हम लोगों को एक तो पहले ये खौफ निकालना है कि ठीक है इसमें नहीं है, बट द रिस्क इज़ इन्वॉल्व। तो इट्स बेटर कि आप पहले अपनी शादी कर लें, ठीक है, एक एज है 24-25, और दूसरा जैसे डॉक्टर आयजा ने बताया कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, आपका काम और आपका कैरियर। और द थिंग इज़ कि अगर दो लोग कैरियर ओरिएंटेड हैं और अगर क्या कहते हैं वो लोग आपस में क्या कहते हैं एक ही फील्ड से हैं जो कि तो वो एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि एक्चुअली में ठीक है हम ऐसे ऐसे वर्क को हम बैलेंस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू समवन कि वो एक दो फील्ड्स के अलग। लेकिन द थिंग इज़ कि द मैरिज इज़ वेरी सक्सेसफुल ऐसे भी ये कोई चीज़ तो टेस्ट में एज नहीं टेस्ट हो सकती है। एज कैन बी टेस्टेड, बट हमारे पास इस तरह का कोई स्पेसिफिक नहीं, बट द थिंग इज़ कि हमारे पास कुछ एक्सरे से आप बता सकते हैं कि बोन एज क्या है, बट द थिंग इज़ ये हम उन चीज़ों में करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक न्यू बॉर्न बच्चा है, उसकी एज और कोई आइडेंटिफिकेशन या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमें हमारे पास सिर्फ एक डीएनए या कुछ इस तरह की बोन्स या कोई रेमिनेंट्स हैं, उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं एक्सरे और दूसरी मटेरियल टेस्टिंग करके तो उसमें अब हमने जो बात की है अभी तक वो ये है कि नंबर एक कज़न मैरिजेस के ऊपर तो हम बड़ा सा कांटा लगा दें कि ये इसका तो मतलब है सीधा सीधा कि हम बहुत सारी बीमारियां अपने आने वाले बच्चों में डाल रहे हैं खुद। दूसरी हमने बात की कि हेपेटाइटिस के बी एंड सी दोनों के टेस्ट बहुत लाजमी है होने। तीसरी हमने बात की कि थैलेसीमिया एंड खून, आपने सिकल सेल डिजीज़ का भी जिक्र किया, तो थैलेसीमिया के भी टेस्ट होना बहुत लाजमी है। इस सिकल सेल डिजीज़ के बारे में भी हमें बताइए और खून की उन बीमारियों के बारे में भी बताइए कि जो मुंतकिल होती हैं वालिदैन से बच्चों। अच्छा, सिकल सेल और थैलेसीमिया ये दोनों खून की बीमारियां जिसमें अगर आप इनका मैकेनिज्म देखें तो इट्स ओवरऑल थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं डिफरेंस है, बट द थिंग इज़ कि इनका सर अब सिकल सेल में क्या है एक जेनेटिक म्यूटेशन वहाँ ही आएगी जो सबसे ज़्यादा जिसकी मैंने बात की कज़न मैरिजेस कि आपके जीन्स फैमिली में एक ही है तो उसमें म्यूटेशन के चांस है। एक पॉइंट म्यूटेशन आती है जिसके अंदर आपके क्या कहते हैं स्पेसिफिक एक खून के एक तो अमाइनो एसिड तब्दील हो जाता है दूसरे अमाइनो एसिड से, उससे होता है कि जो सेल का बेसिक जो स्ट्रक्चर है जो कि उसको स्फेरिकल होना चाहिए इट बिकम्स सिकल सेल, मतलब ये कांटेदार की तरह हो सकता है। उसमें वो कहते हैं जब ये खून की आर्टरीज और वेन्स में तैर रहा होता है तो उसमें ये इसको ये एक दूसरे के साथ क्रैम्प कर सकते हैं, ये क्लॉट्स बना सकते हैं जिसमें एक ऑक्लूसिव सी एक सिम्टम जो इसमें नोन चीज़ है कि जब ऑक्लूजन कॉज कर सकते हैं, इसमें एक्यूट स्ट्रोक, एक्यूट कार्डिक सिंड्रोम्स और इस तरह की फर्दर चीज़ें ऑन अ लेटेस्ट दिल के दौरे का या फालिज का सबब बन सकते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका क्योंकि ये जिस्म को ये लगता है कि जो आपका स्प्लीन है जो कि ये नॉर्मल सा नहीं, ये आपके इंगल्फ हो जाते हैं और द थिंग इसके बच्चों में खून की कमी एनीमिक क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो इनमें ट्रांसफ्यूजन्स और दूसरी चीज़ें और एक आपका ना एक कैस्केट चलता रहता है और फॉर एग्जांपल कि इनको कोई स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो जो कि बोन मैरो सप्रेशन करा सकते हैं कुछ वायरस, तो इनमें सीवियर एनीमिक क्या कहते हैं पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। ये सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं अगर हम टेस्टिंग कर लें। यस। और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप समझते हैं कि लाजमी, आप कुछ बेसिक टेस्ट भी कह रहे थे, खून की कमी है, शादी से पहले डाइट करनी बड़ी लाजमी है हर लड़की के लिए। आई डोंट नो कि वो उन्होंने कितना स्मार्ट होना होता है, वो एक जोड़ा होता है शादी का जिसके अंदर उन्हें फिट होना होता है एट एवरी कॉस्ट एंड समटाइम्स दैट कॉस्ट देम देयर हेल्थ, हीमोग्लोबिन लेवल। ये कैसे इम्पैक्ट करता है उनकी लाइफ को भी और आने वाले बच्चों की लाइफ को भी? अच्छा, तो जो फीमेल्स है ना वो उनके अंदर ब्लड की कमी हमेशा से रहे क्योंकि द थिंग इज़ कि वो हर मंथ उनकी कुछ साइकिल्स हैं उसकी वजह से ब्लड लॉस है और दूसरी फर्दर चीज़ें। सो द थिंग इज़ कि हम लोग को प्रॉपर इधर यहाँ अवेयरनेस नहीं है, तो अगर आप डाइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं पूरी, उनको लगता है कि लोगों को लगता है कि हम एक डाइट को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दें हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप एक प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करें और आप एक्सरसाइज को, आई नो वाई पीपल क्या कहते हैं ये समझते हैं कि डाइट को कम कर लेंगे तो आपकी बॉडी स्टार्व करेगी, कैलोरी डेफिसिट जाएंगे तो आप उससे पतले हो जाएंगे। नहीं, अगर यही डाइट को रख के थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट हो के अगर आप बॉडी को एक्सरसाइज में करें तो हाँ आपके ऊपर हेल्दी इम्पैक्ट आएगा एज़ कम्पेयर टू जो आप क्या कहते हैं अपने आप डाइट नहीं ले रहे। आपके मेन जो सोर्स ऑफ वाइटामिन है, वाइटामिन डी, वाइटामिन बी, अगर आप गोश्त नहीं खा रहे, B12, B6, अब B12 आपको नहीं मिल रहा तो आपको आपको आयरन डेफिशिएंसी हो कि आपके सेल्स नहीं बनेंगे और उसकी एक साइकिल आपका स्टार्ट हो जाए। आयरन आप नहीं ले रहे, आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारी फीमेल्स के अंदर,
तो बात ये बच्चों कि के अंदर भी। बच्चों के अंदर तो द थिंग इज़ कि इनको बात ये कि प्रॉपर गाइडेंस अवेयरनेस इसका सबसे ज़्यादा जो हम लोग इसके ऊपर फोर्स करते हैं कि अवेयरनेस सेशंस, अवेयरनेस कैंपेन्स, कि आप जाके, क्योंकि यहाँ हमारे पाकिस्तान में इल्म की कमी है। हम लोग कोई भी नहीं चाहता कि उन्होंने जो उनके पुराने आबाउजात से चीज़ें चलती भी आ रही हैं, कुछ इनकी मिथ्स हैं, कुछ इनकी क्या कहते हैं आप समझें, जिनको हम टोटका कहते हैं लोग, वो ही चलते आ रहे हैं कि ऐसे कर लो ऐसे कर, जो कि बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर अवेयरनेस, इल्म, और बच्चों में अगर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इनको ड्यूरिंग इनके स्टार्टिंग एजेस में, जब एजुकेशन के सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में इनको साथ साथ इसकी हेल्थ अवेयरनेस दी, तो बच्चों पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और वो बहुत लाजमी है ये कि चीज़। एक तो बच्चों को नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के बारे में, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में एक बड़ी आगाही दी जाए, क्योंकि हमारा एक ऐसा माशरा है जहाँ पर एक बड़े ही तादाद में डिप्रेशन और मुख्तलिफ ऐसे जहनी अमराज, हम जिस्मानी अमराज को नहीं मानते तो हम जहनी अमराज पे तो जाने बात ही नहीं करना पसंद करते। डॉक्टर आयज़ा, एक और जो इसके साथ जुड़ता है वो प्रेगनेंसी के से पहले होने वाले कुछ टेस्ट हैं कि जिनसे हम बहुत सारी आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। आपके ख्याल में वो कौन कौन से हैं जो लाजमी हमें करवानी चाहिए? आजकल वैसे भी आपको नॉर्मली सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सबको पता ही है कि PCOS बहुत कॉमन है। तो मुझे लगता है कि PCOS रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं, और वैसे भी आपको जनरली भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारे टेस्ट कराने चाहिए, FSH, LH, टेस्टोस्टेरॉन, बहुत सारे ऐसे और भी टेस्ट होते हैं जो मतलब आप प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उससे प्रॉपर अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, अपनी ओवरीज़ को चेक कराएं कि वो हेल्दी हैं या नहीं, उनका साइज़ कैसा है, उनसे प्रॉपर कंसल्ट करके टेस्ट करवाएं, ताकि आपको एक प्रॉपर पिक्चर आ जाए कि आर यू गुड फॉर द प्रेगनेंसी और नॉट। क्योंकि मोस्टली गर्ल्स को PCOS का इश्यूज़ होते हैं और वो उनको फिगर आउट भी नहीं कर सकते हैं। दे डोंट केयर कि उनका वेट गेन हो रहा है या फेशियल हेयर है या कुछ भी ऐसा है, तो उस पर उनका मतलब नहीं ध्यान जाता, क्योंकि आजकल इतना वो है ही नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको अब कंसर्न होकर पहले प्रेगनेंसी से पहले प्रॉपर टेस्ट वगैरह जो भी PCOS से रिलेटेड होते हैं, FSH, LH जो भी होते हैं वो कराने चाहिए। ठीक है, अब आप इसके बारे में लोगों का रवैया क्या देखती हैं जिसको कि आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहेंगी? मैंने ये देखा है जब हम रिश्ता देखने के लिए बड़ी बूढ़ियाँ, माएँ, वालदा जाती हैं तो आई थिंक वो यही चीज़ें देख रहे होते हैं कि हाइट, एज अप्रोप्रिएशन, देन कंपैटिबिलिटीज़, फैमिलीज़ की सब चीज़ें। वेट उसमें एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात होती है, वो हमेशा इस चीज़ को देखते हैं कि लड़की का वेट जो है कैसा होना चाहिए। फिर एक टाइम आया कि आप बॉडी शेमिंग ना करें, इट इज़ बॉडी शेमिंग, आप किसी को कुछ कहें नहीं, बिल्कुल नहीं कहें, आई स्ट्रांगली एग्री देयर। लेकिन देन मतलब लोग इसके बारे में सही बताते हैं कि उन्हें PCO है या उन्हें PCO का इशू है, एंड देन अगर आपको शादी से पहले ही पता है तो उसको क्या एड्रेस किया जाना चाहिए, या उससे कोई फ़र्क पड़ जाता है ख़ातून की फर्टिलिटी के ऊपर अगर वो PCO को पहले ट्रीट कर लेगी? तो मुझे लगता है कि अगर बात की जाए बड़े बूढ़ों की, तो वो मतलब इस बात को अभी अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि वो ही हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लड़की बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, हाँ। उसकी बॉडी शेप और उसका इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तो लड़के को भी इसी तरह, ये नहीं कि खाली हाँ। लड़की के लिए क्राइटेरिया, लड़के के लिए भी यही है। लड़के के लिए भी मगर लड़के की तरह जेब भारी हो तो बाकी चीज़ें छुप जाती हैं। उसकी इनकम ज़्यादा देखी जाती है, तो इसीलिए उनका अगर कॉन्सेप्ट देखें तो वो तो इस बात को बहुत इशू क्रिएट करते हैं कि नहीं, मतलब रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन अगर अब की जनरेशन को देखा जाए, क्योंकि नाउ वी कैन से कि जेन Z और जेन अल्फ़ा और ये सारा ज़माना आ गया है, तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होना शुरू हो गई PCOS से रिलेटेड, तो लोग अब इसको एड्रेस भी करते हैं, और अब इससे रिलेटेड प्रॉपर मेडिकेशंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं जिसको आप PCOS को प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट से मुझे लगता है कि उसके जितने भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस है वो ठीक हो जाती हैं, और आप प्रेगनेंसी के लिए मतलब यू आर गुड टू गो। तो इसके लिए मतलब यू कैन कंसल्ट प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट, और अब तो इतनी अच्छी ट्रीटमेंट्स है कि वो आपको प्रॉपरली उसके बारे में अवेयर करते हैं, और अब तो सोशल मीडिया पे भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि आप घर में बैठ के भी उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। बिल्कुल सही, और ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने अपना लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स करनी है। उसके लिए प्रॉपरली आपको अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट करना पड़ता है, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, प्रॉपर मेडिकेशंस जो भी आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं, नहीं भी हैं तो एक्सरसाइज आप करें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, तो उससे भी आपकी PCOS रिवर्स हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर हारिस, एक प्रॉब्लम का तो मुझे भी पता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सेम ब्लड ग्रुप के हों तो यूजुअली मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, और वो दे आर फाइन, उनको पता भी नहीं होता
कि एक सिंपल इंजेक्शन जो है वो कंसेप्शन के टाइम पे अगर खातून को लग जाएगा तो मिसकैरेज नहीं होगा, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप में अगर आपकी शादी है तो दैट कैन क्रिएट सर्टन ब्लड फैक्टर्स कि जो मिसकैरेज की तरफ लीड कर देते हैं। अब ये इतने लोग मैं देख रही होती हूँ और मैं उन्हें, हालांकि आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, लेकिन मैं उन्हें बता रही होती हूँ, आई मीन नॉट प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर, कि मैं बता रही होती हूँ कि ये टेस्ट और ये करवा लें। ये कॉमन नॉलेज भी नहीं है। वो हम यही समझ होते जादू है, कोई वो टूना हो गया है हमारे पे, किसी ने जो है कोई तावीज़ कर दी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मिसकैरेज के ना इधर बहुत से कॉजेज़ होते हैं, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा, अगर कंटिन्यूसली एक पेशेंट है जो यंग मतलब अपने इनिशियल वीक्स में 10 to 12 वीक्स के अंदर 20 वीक्स तक उसका मिसकैरेज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा और कंटिन्यूसली तो हम लोग उसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के लिए। अगर उसके लिए नहीं है, द थिंग इज़ कि आपने जिस तरह बताया कि हम लोग, क्योंकि 20 वीक्स के अंदर 16 वीक्स के अंदर जिस तरह आपने जिक्र किया था डॉक्टर आयज़ा ने पहले, कि आप अमनियोटिक फ्लूइड का आप उसकी एस्पिरेशन करें, उसका साइटोलॉजी आपका सब कुछ आपके डीएनए टेस्टिंग का हो जाता है कि आपको सिंपल आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी चले जाएं तो ये सारी चीज़ें जी बता वो देते हैं, सारा लेकिन कुछ जाते ही जाना अगर कुछ इन्फेक्शन जिस तरह टॉर्च की इन्फेक्शंस है, ठीक है, टॉर्च एक पूरा एक आपका एक वो इन्फेक्शन का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आप उनको स्क्रीन करते हैं कि इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि मिसकैरेज के मल्टीपल कॉज। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन बच्चों में ये है कि क्या कहते हैं, जो अब आपकी आने वाला बच्चा है उसके लिए हम लोग उसकी ब्लड टेस्टिंग करा दें। फॉर एग्जांपल अगर वो मदर का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, उसमें नेगेटिव क्या कहते हैं वो ब्लड ग्रुप डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो बच्चा है उनका, तो उसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन जिसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है, ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं। तो द थिंग इज़ हर स्टेज पे हम जिसको कहते हैं कि प्रेगनेंसी के विद इन लाइक 16 वीक्स 20 वीक्स 24 28 हम इनमें स्कैन कराते हैं, बाकी स्कैन्स होते हैं, नॉर्मली स्कैन्स होते हैं। नॉर्मली स्कैन्स में आपको एक एक चीज़ का उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे को ये इशू आने वाला है या ये इशू, तो हम उसको पहले ही एड्रेस कर सकते हैं अब इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में। सो द थिंग इज़ कि अगर इसमें भी अब हमारे जो लोग हैं, अब जिस तरह हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप आयरन और फॉलिक एसिड को आपने मस्ट अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करना है। मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं कि कहते हैं नहीं, ये हमने पेट थोड़ा सा ख़राब कर दिया तो हमने छोड़ दिया। हुआ क्या कि जब प्रेगनेंसी एंड हुई तो उसमें बच्चों को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ गए, उसमें क्या कहते हैं उनको स्पाइना बाइफिडा और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आ गई। और क्या वजह बनी? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। माँ के अंदर जो है फॉलिक एसिड की कमी। बात ये कि जिस तरह आपने मिसकैरेज की एंड स्पाइना ये बाइफिडा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इट इज़ बाकायदा ये आपकी एक क्या कह लें माजूरी का इसमें सारी ज़िंदगी की माजूरी इसमें, क्योंकि द थिंग इज़ कि बच्चा आपका जो बेसिक जो उसने स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। आपका जो आपका स्पाइन है वो आपकी बॉडी से बाहर है, फिर आपके रिपेयर होते हैं और उसमें आपको फिजियो दे सकते हैं और उसमें आप कुछ भी। और दूसरा द थिंग इज़ कि किस लेवल पे हुआ है। अब सारी ज़िंदगी उन बच्चों को यूरिन में प्रॉब्लम है, उनको क्या कहते हैं डेफिकेशन में प्रॉब्लम है। और ये फिर बात वही है कि अगर ये टाइमली सब कुछ हो जाए तो जो उस बच्चे ने, उसके माँ बाप ने उस अजियत से गुजरना है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वो एक हेल्दी, क्योंकि जब वो बच्चे को देखेंगे तो हमारे पाकिस्तान में सारा एक कॉन्सेप्ट है कि सबको माँ को ब्लेम करती हैं, फिर उनकी एक बाद में शादी में मसले और दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता और फिर ये एक वायलेंस में और ये चीज़ें बदलती जाती हैं और ये कैस्केड चलता है और उसके अंदर घर तबाह हो जाते हैं, लोग तबाह, लाइक उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, डिप्रेशन की एलिमेंट्स आ जाते हैं और दूसरे, और लोग डरते हैं कि हमें आगे फर्दर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना, कोई आगे बच्चे प्लान नहीं करना, तो वो सारी ज़िंदगी इसी में ना उसको क्या कहते हैं, और वो समझते हैं कि शायद ये उनके लिए अजियत है। जबकि ये अगर बैक एंड पे देखा जाए तो ठीक है, आजमाइश भी है, बट द थिंग इज़ इसके पीछे साइंटिफिक अब हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज भी है कि ये चीज़ें इसको अफेक्ट करें। तो अगर आप लोग इसको टाइमली एड्रेस कर लेते तो हम इस चीज़ से बहुत अच्छी बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर हारिस एंड डॉक्टर आयज़ा, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तकदीर पे ईमान तो है हमारा, जो मुश्किल आनी है हम उसको टाल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हमें ये रिग्रेट ना हो कि काश हमने ये पहले जो है कर लिया होता तो आज हम इस तकलीफ़ में ना होते, क्योंकि इंसान अपनी तकलीफ़ सह जाता है, बच्चों की तकलीफ़ किसी से नहीं सही जाती। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस है जैसे आप लोगों ने खुद यहाँ पे मेंशन किया है, जब बच सकते हैं इससे तो बचने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हियर, फॉर योर टाइम एंड फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। और जनाब रुक के यहाँ पे एक ब्रेक के लिए, फिर मिलते हैं आपसे मेहमान के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।